कहानी के पहले भाग में हमने देखा था जहां अमेरिका के एक शहर में ज़ॉम्बी वायरस फैल जाता है, जिससे शहर में चारों तरफ तबाही तबाही मच जाती है। इसी वायरस की वजह से एक छोटी बच्ची एबिगेल अपने परिवार को खो देती है, लेकिन एक बहादुर ऑफिसर कैसियस उसे बचा लेता है और उसे अपने साथ ले जाता है। फिर 10 साल बाद हम देखते हैं कि एबिगेल भी एक साहसी योद्धा बन चुकी होती है। अब एबिगेल और कैसियस सुरक्षित जगह की तलाश में निकलते हैं और रास्ते में इन्हें 2 लोग और मिलते हैं, लेकिन ज़ॉम्बी का खतरा लगातार उनके पीछे बना रहता है। बस इनका एक ही मकसद है, जिंदा रहना और सुरक्षित ठिकाने तक पहुंचना। ऐसे ही चारों एक बार ज़ॉम्बियों से बेखबर होकर एक बिल्डिंग की तरफ बढ़ते हैं, जहां उन्हें एक कार मिलती है। वो लोग बिल्डिंग में घुसते हैं, लेकिन वहां पहले से एक परिवार रह रहा होता है। वो परिवार बहुत डर जाता है, उन्हें लगता है कि ये लुटेरे हैं। फिर चारों अपनी जरूरत का सामान उठाते हैं और वहां से निकल जाते हैं, लेकिन उनके निकलते ही ज़ॉम्बी की फौज वहां पहुंच जाती है और उस बेचारी फैमिली को बेरहमी से मार डालती है। अब ज़ॉम्बी को बस उन्हीं चारों की तलाश है। चारों आगे बढ़ते हैं और रास्ते में एबिगेल को कुछ याद आता है और वो कहती है कि यह इलाका मुझे पहचाना सा लग रहा है। मेरे पापा का एक प्राइवेट प्लेन था, शायद वो अभी भी वहीं हो और मैं उसे उड़ा सकती हूँ। कैसियस मना करता है क्योंकि वो एक वन वे रूट है। अगर ज़ॉम्बी ने हमें वहां घेर लिया तो भागने का रास्ता भी नहीं होगा, लेकिन बाकी तीनों वहां जाना चाहते हैं। मजबूरी में कैसियस को भी हाँ कहना पड़ता है। अब चारों लोग उस प्लेन की तरफ बढ़ रहे थे जिसका जिक्र एबिगेल ने किया था। जब वे वहां पहुंचे तो उन्हें वाकई में एबिगेल के पापा का प्राइवेट प्लेन मिल जाता है। चारों बहुत खुश हो जाते हैं। उन्हें लगने लगता है कि अब उनकी मंजिल ज्यादा दूर नहीं है, शायद 1-2 घंटे में वो उस पोर्ट वाली कॉलोनी तक पहुंच जाएंगे। डेविड प्लेन को उड़ाने लायक बनाने में लग जाता है। वहीं कैसियस और एबिगेल टावर की तरफ जाते हैं ताकि जरूरी सामान ला सके। वहां एबिगेल को अपने पिता की यादें घेर लेती हैं, क्योंकि हर कोने में उसे अपने बचपन की झलक दिखती है। लेकिन वह इस बात से खुश है कि कम से कम कुछ लोग तो इस नर्क से बाहर निकलने में कामयाब हो रहे हैं, लेकिन उनकी यह राहत ज्यादा देर तक नहीं टिकती। कैसियस दूर से देखता है कि ज़ॉम्बियों का एक झुंड उनकी ओर बढ़ रहा है, जिससे उसका चेहरा डर से सख्त हो जाता है। अब वक्त बहुत कम है, जिससे वो दौड़कर डेविड के पास आता है और कहता है, जल्दी करो, हमारे पास बस 1 मिनट है। डेविड हड़बड़ाया हुआ जवाब देता है, प्लेन अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है, लेकिन अब उनके पास कोई चारा नहीं बचा। एबिगेल खुद प्लेन उड़ाने की कोशिश करती है और इसी दौरान ज़ॉम्बी बिल्कुल पास आ चुके होते हैं। अगर जरा भी देर हो जाती तो उन सबकी मौत तय थी, लेकिन किस्मत आज उनके साथ थी, क्योंकि प्लेन उड़ जाता है, जिससे सबके चेहरे पर राहत और खुशी की लहर दौड़ जाती है। उन्हें लगता है कि अब बस कुछ ही देर में वे सुरक्षित जगह पहुंच जाएंगे, मगर रास्ते में एक और मुसीबत उनका इंतजार कर रही थी, क्योंकि प्लेन में खराबी आ जाती है और उन्हें मजबूरन क्रैश लैंडिंग करनी पड़ती है। अब रात हो चुकी थी और उन्हें रुकने के लिए एक पुरानी टूटी हुई ट्रेन मिलती है। वे रात उसी ट्रेन में बिताने का फैसला करते हैं। कैसियस और एबिगेल एक तरफ होते हैं और डेविड और मेगन दूसरी तरफ। डेविड मेगन को दिलासा देता है, सब ठीक हो जाएगा, हम सब बच जाएंगे, हमारा बच्चा एक सुरक्षित दुनिया में जन्म लेगा। लेकिन मेगन को यह नहीं पता था कि डेविड के पैर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। दरअसल वो धीरे धीरे ज़ॉम्बी में बदल रहा होता है। उधर कैसियस को नींद नहीं आती। वो मेगन के पास आता है और कहता है, मेरी भी एक पत्नी थी जो माँ बनने वाली थी, लेकिन ज़ॉम्बियों ने उसे मार डाला था। उसकी आवाज में दर्द साफ झलक रहा था। फिर वो आगे कहता है, धीरे धीरे इन ज़ॉम्बियों ने मेरे सारे साथियों को मार डाला, तभी से मैं अकेला रहने लगा। और तुम्हें पता है, मैंने एबिगेल की माँ और भाई को भी खुद मारा है, क्योंकि वो दोनों ज़ॉम्बी बन गए थे। तभी से मैंने एबिगेल को अपनी जिम्मेदारी मान लिया है। मेगन उसे समझाती है, तुमने उसे बहुत अच्छी तरह से ट्रेन किया है, वो अपना ख्याल रख सकती है और तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो। दोनों के बीच अब एक गहरी समझ और दोस्ती बन जाती है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनके साथ एक ज़ॉम्बी धीरे धीरे तैयार हो रहा है। डेविड के अंदर वायरस पूरी तरह एक्टिव हो चुका था। अब उसे बहुत गुस्सा आने लगा था, उसकी ताकत बढ़ने लगी थी, लेकिन वो ये बात किसी को नहीं बता रहा था। अगली सुबह वे फिर से सफर पर निकलते हैं, लेकिन उनके पीछे पीछे ज़ॉम्बियों की एक फौज अब भी उनका पीछा कर रही थी। रास्ते में कैसियस को डेविड के पैर से बहता खून दिखता है। वो सब समझ जाता है, डेविड को ज़ॉम्बी ने काट लिया। जब मेगन और एबिगेल आगे बढ़ जाती हैं, तो कैसियस डेविड को पकड़ लेता है और गुस्से में कहता है, तुमने हमसे झूठ बोला, तुम्हें काटा गया है और तुमने हमें बताया तक नहीं। अगर तुम्हारे अंदर जरा भी ज़ॉम्बी के लक्षण दिखे तो मैं तुम्हें वहीं मार दूंगा। इससे पहले कि कुछ और होता, एबिगेल की आवाज आती है, हमें एक घर दिखाई दे रहा है, जिससे वे सब उस घर की ओर जाते हैं। मेगन अब बहुत थक चुकी होती है और उसे आराम की सख्त जरूरत होती है, लेकिन तभी उस घर से आवाज आती है, तुम लोग कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो? वे उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि उनकी एक साथी की तबीयत खराब है और बस थोड़ी देर के लिए रुकना चाहते हैं। तभी एक आदमी बाहर आता है। वो काफी सख्त और संदिग्ध लग रहा होता है। वो कहता है, अगर अंदर आना है तो अपने सारे हथियार बाहर छोड़ दो। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, जिससे वे हथियार वहीं छोड़ देते हैं और घर में घुस जाते हैं। अंदर जाकर वे चारों चौंक जाते हैं, क्योंकि वहां पर बिजली होती है। घर पूरी तरह सुरक्षित और व्यवस्थित लग रहा था। तब पता चलता है कि वह आदमी कोई आम इंसान नहीं, बल्कि एक साइंटिस्ट है। वह बताता है कि वह यहाँ अपनी बीवी के साथ रहता है। जब वे सभी लोग उस आदमी के घर में होते हैं तो उनसे पूछा जाता है, तुम्हारी बीवी कहाँ है? लेकिन वो आदमी इसका सीधा जवाब नहीं देता और कहता है, मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक लेकर आता हूँ। फिर वो सबको एक एक ड्रिंक देता है, जिससे सब लोग आराम से बैठ जाते हैं और अब माहौल थोड़ा शांत हो जाता है। फिर वे लोग उस आदमी से पूछते हैं, तुम यहाँ अकेले क्यों रहते हो? क्या तुमने उस कॉलोनी के बारे में नहीं सुना जो समंदर के बीच में है? वो आदमी कहता है, हाँ मैंने सुना है, मैं उनसे बात भी करता हूँ, लेकिन मुझे ये सब सही नहीं लगता। जो दुनिया में हो
रहा है वही सही है। इंसानों का समय खत्म हो चुका है। अब ये एक बदलाव है, इवोल्यूशन। अगर बदलाव नहीं होगा तो दुनिया कैसे आगे बढ़ेगी? उसकी ये बातें सुनकर सब चौंक जाते हैं। सबको लगने लगता है कि ये आदमी थोड़ा अजीब है। उधर डेविड के पैर में बहुत दर्द हो रहा होता है तो वो बाथरूम चला जाता है। तभी वो साइंटिस्ट बाकी तीनों से कहता है, मैं चाहता हूँ कि अब ज़ॉम्बी ही इंसानों पर राज करें, लेकिन उन्हें भी किसी लीडर की जरूरत है और वो लीडर मैं हूँ। उधर बाथरूम में डेविड इन बातों से अनजान है, लेकिन जैसे ही वो बाहर आता है उसे दिखता है कि उसके बाकी साथी बेहोश हो चुके हैं, जिससे उसे बहुत गुस्सा आता है और वो उस आदमी पर हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन उस साइंटिस्ट के हाथ में एक खास ग्लव्स है, एक डिवाइस जिससे वो ज़ॉम्बियों को कंट्रोल करता है। वो डिवाइस से आवाज निकालता है जिससे ज़ॉम्बी तड़पने लगते हैं और डेविड भी बेहोश हो जाता है। अब जब चारों की आंख खुलती है तो वो खुद को बंधा हुआ पाते हैं। साइंटिस्ट अब उन पर एक्सपेरिमेंट करना चाहता है। वो बताता है कि उसकी बीवी अब ज़ॉम्बी बन चुकी है और अब वो उसे इन पर छोड़ देगा ताकि ये लोग भी ज़ॉम्बी बन जाएं। उसका प्लान है कि यहीं से वो अपनी ज़ॉम्बी आर्मी बनाएगा। उसी वक्त डेविड और उसकी ज़ॉम्बी बीवी के बीच लड़ाई होती है। डेविड उसे हराकर अपने साथियों को आजाद कर देता है। अब वो साइंटिस्ट समझ जाता है कि वो हार रहा है। फिर कैसियस एबिगेल से कहता है, कार की चाबी लो, हमें यहाँ से भागना होगा, जिससे चारों लोग कार में बैठकर वहाँ से भागते हैं। लेकिन कार ज्यादा दूर तक नहीं जाती और अब ज़ॉम्बी उनका पीछा कर रहे होते हैं। इधर मेगन कभी भी मां बन सकती है। तभी कैसियस उसे गोद में उठाता है और एबिगेल ज़ॉम्बियों को रोकने की कोशिश करती है। डेविड सबको समझाता है, तुम तीनों भागो, मैं इन्हें रोकता हूँ। डेविड उनसे लड़ता है लेकिन ज़ॉम्बी लीडर उसे मार देता है। आखिरकार बाकी तीनों लोग बोट तक पहुंच जाते हैं। बोट वाले उनकी मदद करते हैं और ज़ॉम्बी को मार भगाते हैं। फिर ज़ॉम्बी लीडर अपने लोगों को रोक देता है क्योंकि वो जानते हैं कि पानी के पास जाना खतरा है। बोट में मेगन एक बेटी को जन्म देती है, लेकिन उसकी हालत भी खराब होती जाती है। मरने से पहले वो कैसियस से कहती है, प्लीज मेरी बेटी का ख्याल रखना जैसे तुमने एबिगेल का रखा, जिससे कैसियस उसे वादा करता है। अब कैसियस बोट छोड़ना चाहता है लेकिन एबिगेल मना कर देती है। वो कहती है, हम यहीं रहेंगे, जिससे दोनों में बहस होती है। एक दिन एक लड़का एबिगेल को बोट के नीचे बनी एक टनल दिखाता है। वो कहता है कि ये टनल सीधे आइलैंड तक जाती है और अगर ज़ॉम्बी हमला करें तो हम बोट को डायनामाइट से उड़ा देंगे। एबिगेल को ये सब बहुत अच्छा लगता है, पर उन्हें नहीं पता था कि खतरा अब भी उनके पास ही था। वो साइंटिस्ट अभी भी जिंदा है और वो बोट तक पहुंच जाता है। वो ज़ॉम्बी को कंट्रोल करने वाले डिवाइस से सब ज़ॉम्बी को अपने साथ ले आता है। अब बोट पर हमला होता है और बहुत से इंसान मारे जाते हैं, जिससे सभी लोग टनल में जाने की तैयारी करते हैं और बोट को उड़ाने का प्लान बनाते हैं। सब लोग भाग जाते हैं, सिर्फ एबिगेल और कैसियस बचते हैं। साइंटिस्ट फिर से हमला करता है लेकिन कैसियस उसका डिवाइस तोड़ देता है और अब सारे ज़ॉम्बी साइंटिस्ट पर टूट पड़ते हैं और वो मारा जाता है। फिर ज़ॉम्बी लीडर कैसियस पर हमला करता है, जिससे एबिगेल उसे मारने जाती है, लेकिन वो देखती है कि उस ज़ॉम्बी लीडर के हाथ में वही ब्रेसलेट है जो उसके पापा पहनते थे। उसे समझ आता है कि वो ज़ॉम्बी कोई और नहीं, उसके पापा हैं। बहुत दर्द के साथ एबिगेल अपने पापा को गोली मार देती है और कैसियस को बचा लेती है। अब ज़ॉम्बी खत्म हो चुके होते हैं, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं होती। एक ज़ॉम्बी अब भी जिंदा बचता है और उसका निशाना कैसियस है। कैसियस जानता है कि अब उसे ही लड़ना होगा। वो ज़ॉम्बी से लड़ता है और जब ज़ॉम्बी उसे काटने ही वाला होता है तो एबिगेल उसे गोली मार देती है। अब खतरा पूरी तरह से खत्म हो चुका है। कैसियस और एबिगेल सबको बताते हैं कि अब वो सब मिलकर उस आइलैंड पर एक नई जिंदगी शुरू करेंगे, जहां शायद अब वो सब सुरक्षित रह पाएंगे। और यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाती है।